हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा लेक्चर सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट कवर करने वाले हैं। जो लोग अभी आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी बहुत सारे एमएससी एंट्रांस के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, को रिलेशन सीखेंगे। आखिर ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। ये लेक्चर सीरीज़ में बीएससी ऑनर्स का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी जितना सिलेबस होता है बीएससी ऑनर्स का, सीबीसीएस सिस्टम, वो भी कवर होगा यहाँ पे। और आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ कि लेक्चर को पूरा देखने का कोशिश करें, अदरवाइज क्या होगा, कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा देखें और तभी कोरिलेशन लगा पाएंगे, तभी अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले कौन कौन सा रेफरेंस बुक हम लोग फॉलो करने वाले हैं वो एक बार आप लोगों को बोल देता हूँ। कौन कौन सा रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे? पहला है आपका क्लेडेन। क्लेडेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैरूथर्स। कैरूथर्स विलियम कैरूथर्स का किताब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा एक किताब है। तो इनका बहुत ही अच्छा इनका बुक है मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। थर्ड जो हम लोग देखेंगे, मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय जॉर्ज एस ज़्वेफेल, माइकल एच नैन। और एक बुक बहुत ही अच्छा आता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय एम बी स्मिथ। 300 named reaction by J. जैक ली। और एक बहुत ही अच्छा बुक है इंडियन ऑथर के, स्टडी गाइड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय चंदन शाह। तो ये सब रेफरेंस बुक हम लोग फॉलो करेंगे। और आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ एल्किन। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्किन के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज मेरे फर्स्ट लेक्चर, तो आज हम लोग ओजोनोलिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन को
स्टार्ट करते जा रहे हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन का यूज़ कहाँ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये देखना है हम लोगों को। ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है वाइडली यूज्ड होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। हमारे मॉलिक्यूल में अगर कोई भी डबल बॉन्ड है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ओजोनोलिसिस रिएक्शन की मदद से, और सिंथेसिस कर सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्कीन। तो ओजोनोलिसिस is widely used both in degradation work to locate the position of डबल बॉन्ड का पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, एंड इन द synthesis of aldehydes, ketones, carboxylic acids। तो बेसिकली रिएक्शन क्या है वो देखने वाले हैं, ये क्या रिएक्शन है। सपोज हमारे पास एक एल्कीन यूनिट है, इसमें अगर हम ओजोन डालते हैं इन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन एक्सेट्रा, तो फर्स्ट क्या होता है, जब मैकेनिज्म देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे मोलॉजोनाइट का फॉर्मेशन होता है। मोलॉजोनाइट का फॉर्मेशन होने के बाद वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, फिर वो इंटरमीडिएट भी रिएक्शन करने के बाद ओजोनाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अभी ओजोनाइट का फॉर्मेशन लिख रहे हैं, जब मैकेनिज्म करेंगे तो पूरा डिटेल में लिखेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट एक ओजोनाइट का फॉर्मेशन होता है, ओजोनाइट का फॉर्मेशन होने के बाद जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, देन वी गेट डिजायर्ड कार्बोनिल कंपाउंड। तो डिजायर्ड कार्बोनिल कंपाउंड हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्या हुआ, ओजोन को रिएक्शन कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। तो इनर्ट सॉल्वेंट का ज़रूरत है हम लोगों को रिएक्शन करने के लिए। तो ये ओजोनाइट फॉर्मेशन हो रहा है, ओजोनाइट फॉर्मेशन हो रहा है। ओजोनाइट को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे देन वी गेट द कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये क्या है मेरा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल। तो इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम लोग द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द रिएक्शन। द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन का मैकेनिस्टिक पाथवे क्या होगा, ये मेरा एल्कीन है, इनिशियल एक एल्कीन है, कोई भी एल्कीन ले, सपोज जनरल में एक एल्कीन ले रहे हैं। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, एक कैनोनिकल फॉर्म है ओजोन का, तो कैनोनिकल फॉर्म है ये 1,3। यहाँ पर क्या होगा 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। तो कैसे होगा,
ये यहाँ अटैक करता है, ये यहाँ अटैक किया, और तो वी गेट ए मोलोजोनाइट इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट अभी फॉर्म हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलोजोनाइट इंटरमीडिएट। मोलो मोलोसोनाइट मोलोसोनाइट। ये मोलोसोनाइट अब क्या होगा, ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद हमें ये मिलता है कार्बोनिल और वन थ्री डाइपोलर 5। अगेन क्या हो रहा है, अगेन ये फर्दर रिएक्शन करता है। अगर हम इसको रीड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा, ये फिर से 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन करेगा। तो अल्टीमेटली वी गेट ए ओजोनाइट इंटरमीडिएट। क्या बन रहा है यहाँ पे, ओजोनाइट। तो फर्स्ट 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन हुआ, होने के बाद मोलोओजोनाइट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये मोलोओजोनाइट क्या होता है, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद ये जनरेट किया, फिर से 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन करने के बाद हमें ओजोनाइट का इंटरमीडिएट। तो ये ओजोनाइट फॉर्मेशन हुआ। अब देखेंगे कि वेदर द रिएक्शन प्रोसीड वाया दिस मैकेनिज्म। कैसे करके डिटेक्ट करेंगे, कैसे करके, क्या एविडेंस है कि ये जो मैकेनिज्म है ये पाथवे से प्रोसीड हुआ है। तो ये एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन मीडियम में हम लोग एज अ सॉल्वेंट मिथानॉल ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, देखेंगे मिथानॉल ऐड करने के बाद क्या होता है, वो देखते हैं क्या होता है। वो देखते हैं कि बाय यूजिंग methanol as a solvent. So by using methanol as a solvent during ozonite formation, the following compound is isolated। कौन सा कंपाउंड आइसोलेट हुआ है, OCH3। तो क्या हुआ, जब मिथानॉल सॉल्वेंट यूज़, यहाँ पर हम लोग क्या करें, रिएक्शन जो प्रोसीड हुआ है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन से या वाया द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्वीटर आयन इंटरमीडिएट, इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, मिथानॉल एज अ सॉल्वेंट को यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग ओजोनाइट फॉर्मेशन। तो द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोलेटेड। तो ये कंपाउंड आइसोलेट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इट विच मे बी फॉर्म्ड, which may be formed from
methanol and this deuterium. This confirms thus thus it supports that 1,3 dipolar intermediate is formed during the reaction. तो ये सजेस्ट कर रहा है कि 1,3 डाइपोलर इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये कैसे फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म कैसे हुआ था? जब हमारा मोलॉजोनाइट ब्रेक हुआ। तो ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि reaction proceed via the formation of molozonite which gets break and it form 1,3 dipolar intermediate which further undergoes 1,3 dipolar cycloaddition and we get an ozonite. तो इसको अच्छा से अगर लिखेंगे तो क्या होगा? This suggests that deuterium must have been formed, that is, the reaction involves the fission of molozonite followed by recombination of the fragment to form ozonite. तो यहाँ से हम लोग इंटरमीडिएट को ट्रैप कर सकते हैं। we can trap the intermediate of ozonolysis reaction। तो हम लोग रिएक्शन का मैकेनिस्टिक पाथवे डिस्कस किए। रिएक्शन का मैकेनिस्टिक पाथवे डिस्कस करने के बाद whether the reaction proceed via that pathway, ये कंफर्म करने के लिए हम लोग मिथानॉल डालें सॉल्वेंट में एज अ सॉल्वेंट। वी हैव एडेड मिथानॉल एज अ सॉल्वेंट and we can trap the intermediate, that is that the reaction should proceed via the formation of molozonite and the molozonite breaks and then it recombine to form ozonite। अब हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइट करेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइट। तो ओजोनाइट का हाइड्रोलिसिस करेंगे। कैसे होगा? इन प्रेजेंस ऑफ H2O के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं।
बट प्रॉब्लम एक आता है, वो देखेंगे क्या होगा। तो सपोज़ ये मेरा ओज़ोनाइड है, ये मेरा क्या है, ओज़ोनाइड है। जब हम H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये ऐसे अटैक किया, ये यहाँ गया और ये यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली वी गेट कार्बोनिल एंड this. Again it further breaks to H2O2 and the carbonyl is generated. But there is a problem. In the reaction medium देखा गया है कि H2O2 जनरेट हो रहा है। H2O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हमारे मीडियम में एल्डिहाइड हो तो क्या होगा कि H2O2 उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज करने के बाद वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू एसिड, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिज़ायर प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, तब जैसे भी करके रिएक्शन मीडियम से H2O2 को हटाना पड़ेगा। तो H2O2 को कैसे हटाएंगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, in order to avoid oxidation entirely if the carbonyl fragment is aldehyde, if the carbonyl fragment is aldehyde, we add a reducing agent such as zinc dust in the reaction medium। तो क्या जिंक डस्ट क्या करता है, जिंक डस्ट H2O2 को कंज्यूम कर लेता है, कंज्यूम करके क्या बना देता है, ZnO। तो जिंक डस्ट क्या करता है, इट कंज्यूम H2O2 बाय द फॉर्मेशन ऑफ जिंक डस्ट consumes H2O2 via the formation of Zn। तो अल्टीमेटली अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल we have a following alkene, if we do ozonolysis reaction, सपोज ओजोन डाल रहे हैं, इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2 इन इनर्ट सॉल्वेंट, तो मोलोजोनाइट होता है, हम डायरेक्टली ओजोनाइट फॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो ओजोनाइट का फॉर्मेशन हुआ, और इसको जब हम H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे देन it gets further oxidized to carboxylic acid। Gets further oxidized to, first aldehyde is formed and in presence of H2O2 it gets further oxidized to carboxylic acid। So in order to escape this oxidation, escape from this oxidation,
क्या करेंगे, वी ऐड जिंक डस्ट इन द रिएक्शन मीडियम। तो जिंक डस्ट ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड सी, CH3H, CH3H, ओजोन इन CH2Cl2। तो क्या हो रहा है हमारा, तो ओजोनाइट फॉर्मेशन हो रहा है। अब हाइड्रोलाइज जब करेंगे, जिंक डस्ट ऐड कर दे रहे हैं, अब तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं पाएगा। अब क्या होगा, एल्डिहाइड के स्टेप ही में क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Alternative procedure is also available for the decomposition of ozonite। Alternative procedure भी available है। क्या क्या प्रोसीड्यूर है देखते हैं। Alternative procedure for the decomposition of ozonite। क्या है ऑल्टरनेटिव प्रोसीड्यूर, बहुत सारा रिएजेंट है। डाई मिथाइल सल्फाइड, ये है तुमका डाई मिथाइल सल्फाइड। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। जिंक इन एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन पैलाटाइट चारकोल यूज़ कर सकते हैं। KI इन मिथानॉल यूज़ कर सकते हैं। पैलेडियम हाइड्रोक्साइड इन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओजोन रिलीज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एट अ ग्लांस अगर बोलेंगे क्या हुआ, देखते हैं कि सपोज मेरा एक ओलिफिन है, साइक्लोहेक्सीन है। इसमें जब हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, फर्स्ट ओजोनाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ओजोनाइट अब रिडक्शन कर सकता है, मतलब रिडक्शन, अगर हम NaBH4 है मेरा हमारे मीडियम में, तो ये रिडक्शन हो जाएगा फर्दर, मतलब एल्डिहाइड जो फॉर्म होगा वो फर्दर रिड्यूस होगा। ये क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, ये फॉर्म रिडक्शन कर सकते हैं इन Me2S। तो ये क्या हो जाए, मेरा एल्डिहाइड के स्टेप ही में रह जाएगा और ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन की मदद से वी कैन जेनरेट अल्कोहल, वी कैन जेनरेट एल्डिहाइड एंड वी कैन जेनरेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही एप्लीकेशन है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस से वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल, वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट। तो अब देखते हैं कि कैसे डाईमिथाइल सल्फाइड और PPH3 को यूज़ करके हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइट कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्रोलाइज
analysis of ozonite by using dimethyl sulfide and PPH3। डाईमिथाइल सल्फाइड और PPH3 को यूज़ करके हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइट कैसे कर सकते हैं। सपोज ये मेरा ओजोनाइट है, और सपोज ये हमारा डाईमिथाइल सल्फाइड। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है। सपोज इसका सिग्मा स्टार में अटैक, ये बॉन्ड का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में अटैक। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, ये टूट गया, ये क्लीव हो गया। तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, और ये निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फाइड से सल्फ ऑक्साइड में। तो यहाँ पर सल्फर हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें, कार्बोनिल कंपाउंड। सिमिलरली PPH3 से भी कर सकते हैं। सपोज ये मेरा ओजोनाइट है, इसमें अगर हम PPH3 डालें तो ये भी यहाँ अटैक करते हैं इसका सिग्मा स्टार में। ये खुला, ये ऐसे किया, ये ऐसे हुआ, और ये तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ये फॉर्म हुआ, और यहाँ पे ये कार्बोनिल जनरेट। तो हाइड्रोलाइज तो कर सकते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा कि H2O से भी हाइड्रोलाइज हो रहा था, बट H2O2 जनरेट हो रहा था रिएक्शन मीडियम में, और H2O2 को कंज्यूम करने के लिए जिंक डस्ट ऐड करना पड़ा था, क्योंकि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जा रहा था। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली हम डाईमिथाइल सल्फाइड या फिर PPH3 को यूज़ करके इजीली हम लोग हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ओजोनाइट को, और हमको इजीली कार्बोनिल कंपाउंड मिल सकता है। और यहाँ देख सकते हैं ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होता है, बॉन्ड एनर्जी इज हाई। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है देखते हैं। कि अब देखते हैं, जब ओजोन का एडिशन हो रहा है एल्किन, तो अगर एल्किन का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो तो ओजोन का अटैक इलेक्ट्रोफिलिक ओजोन क्या करेंगे, तब प्रेफरेंशियली अटैक द मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड, है ना। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक ओजोन प्रेफरेंशियली वहाँ पे ही अटैक करेगा। सपोज हमारे पास सीरीज ऑफ एल्किन, सपोज वी हैव alkene like this, A. Suppose we have another alkene like this, it is B. Suppose we have alkene C, we have another alkene D,
and another alkene is E. So question is how to arrange the reactivity of ozone towards this double. तो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड टूवर्ड ओजोन क्या हो? तो हम लोग यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ पे OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? प्लस आर इफेक्ट देता है. प्लस आर इफेक्ट के वजह से क्या हो रहा है, एल्किन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रहा है, एल्किन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जा रहा है. तो ये क्या करेगा, मोर प्रेफरेंशियली ओजोन के साथ अटैक कर सकता है. अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी CH3 इज प्रेजेंट और यहाँ पे CH3 प्रेजेंट. तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज ऑपरेटिव. इट इज़ अ टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड इथीन. यहाँ पे भी देखेंगे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. बट बी में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी. डी में क्या होगा, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. बट ई में देखेंगे क्या हो रहा है, ई के यहाँ पे क्या है, इट हैज़ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट. ये क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट. इसकी वजह से क्या हो रहा है, nucleophilicity of the alkene decreases and it is very reluctant to get addition with ozone. तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा देखते हैं. द करेक्ट ऑर्डर विल बी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D एंड ग्रेटर देन. तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर. कुछ प्रॉपर्टीज है ओजोन का, आप देखते हैं. सपोज वन और इफ वन और मोर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन कौन सा डबल बॉन्ड में रिएक्शन प्रेफरेंशियली होगा, ये चेक करेंगे. तो देखा जा रहा है कि जो डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच होगा, वही डबल बॉन्ड क्या होगा, प्रेफरेंशियली ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा और अल्टीमेटली वी कैन गेट द प्रोडक्ट. तो एक एग्जांपल आते हैं. एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है. ये कंपाउंड है, ये है दिस कंपाउंड. अगर हम इसमें बर्च रिडक्शन करते हैं, बर्च रिडक्शन हम लोग आगे देखेंगे, आगे के लेक्चर पे बर्च रिडक्शन देखेंगे. तो बर्च रिडक्शन करने के बाद वी गेट दिस कंपाउंड. ये हमें मिलता है आफ्टर डूइंग बर्च रिडक्शन. अब इसमें जब ओजोनोलिसिस करेंगे इन वन इक्विवेलेंट, सपोज इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्ट, तो ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है. और ये क्या है मेरा, एज कम्पेयर टू दिस डबल बॉन्ड इज लेस इलेक्ट्रॉन रिच. और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच. तो ओजोन प्रेफरेंशियली कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे ही अटैक होगा. तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, वी गेट this product as our desired product. So this is the product. सपोज अनदर एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है. सपोज एक ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लिमोनिन मॉलिक्यूल.
इसमें जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं इन वन इक्विवेलेंट इनर्ट सॉल्वेंट, देन ये अब देखा जाए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, और ये वाला क्या है मेरा, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। तो कौन सा प्रेफरेंशियल, कहाँ प्रेफरेंशियली अटैक होगा, ये डबल बॉन्ड पे। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच भी है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच भी ये है, ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है एज़ कम्पेयर टू ये वाला का। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो आपको सेलेक्टिविटी आई थिंक समझ आ गया होगा। जब भी देखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, तो ओजोन मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड में क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम्स में आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे। तो प्रॉब्लम्स में आते हैं, सपोज एक प्रॉब्लम है, सपोज एक कंपाउंड ए है, उसको जब हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, इट गिव्स नॉनेन 2,8 डाइओन। व्हाट इज ए? ऑल्सो बोला है सजेस्ट ए mechanism for its formation। तो ए का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज उन लोग क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारा क्वेश्चन है, पे H प्लस जब डाल रहे हैं तो हमारा C9H16 का फॉर्मेशन। तो नॉनेन 2,8 डायोन है, ये पता है कि इसको जब हम मतलब ए को जब हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, देन वी गेट नॉनेन 2,8 डायोन। तो नॉनेन 2,8 डायोन का स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9, दिस इज द नॉनेन डायोन। इसको अगर हम रीड्रॉ करते हैं तो क्या होगा CH2 CH2 CO CH3 CH2 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 CO। तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर ये कंपाउंड में अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे, देन वी कैन गेट दिस टाइप ऑफ यूनिट। तो ए कंपाउंड शुड बी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेप्टेन, इट शुड बी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेप्टेन। अब उन लोगों ने क्या बोला है कि जब ये कंपाउंड इसको जब H प्लस से ट्रीट करेंगे, देन वी गेट ए, तो वी गेट दिस। तो चेक कर लेते हैं कैसे करके ए मिल रहा है। तो ये वाला भी हम लोग आगे पढ़ने ही जाएंगे, बट अभी के लिए देख लेते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ क्या होता है, H प्लस के प्रेजेंस में ये प्रोटोनेशन होगा, तो वी गेट OH2।
एमी एम ये क्या होगा, अब H2O निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो हमें क्या फॉर्मेशन होगा, एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कि थोड़ा लेस स्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 to बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। सपोज 1 to बॉन्ड शिफ्ट, 1 to बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद देखा गया है कि देखो, अगर हम यहाँ एमी देते हैं, उसके बगल पे क्या है, CH3, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो, जो कि है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो इजीली ये क्या हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है। एलिमिनेशन होने के बाद हमें इसीलिए होने के बाद क्या है, यहाँ से अगर एलिमिनेशन होगा तो ये लेट सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, बट अगर लेट सब्स्टिट्यूटेड तो माइनर प्रोडक्ट हो रहा है, और अगर यहाँ से एलिमिनेशन होगा, ये करेक्ट है। तो यहाँ से अगर एलिमिनेशन होता है, देन वी गेट मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, प्रॉब्लम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा से ये लेक्चर देखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर से में हम लोग ओजोनोलिसिस का कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इपॉक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद आस्ते आस्ते करके केमिस्ट्री ऑफ एल्किन को, और आस्ते आस्ते करके सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो थैंक यू ऑल।